सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है रीजनल एस्पिरेशन। ये वीडियो भी जो है बाकी वीडियोस की तरह मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से कवर करने वाली हूँ। और जिसने अभी तक नहीं देखे प्रीवियस चैप्टर्स, यहाँ साइड में ही लिंक आ रहा होगा, क्लिक एंड वॉच। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डायरेक्ट चैप्टर के अंदर जंप करने से पहले हम पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं। चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? रीजनल एस्पिरेशन। रीजनल पता है ना आपको, रीजन बटे हुए होते हैं, मतलब अलग अलग लैंड जगह रीजन अलग टाइप के होते हैं। जैसे माउंटेन वाले रीजन, ठीक है, फील्ड वाले जहाँ पे खेत होंगे, जहाँ पे पथरीली जगह होंगी, ऐसे रीजन। एस्पिरेशन मतलब होती है कि इच्छा। तो अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो वो क्या थी? तो सबसे पहले इंडिया की जो अप्रोच थी, मतलब इंडिया के पास ना दो काम थे। तो सबसे पहला काम था डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे वेरियस लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है हर रिलीजन के लोग रहते हैं, इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी भाषाएं, 1000 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा जो है लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। और जो है हमको यूनिटी भी चाहिए। अब जब इतनी डाइवर्सिटी है तो यूनिटी तो चाहिए ना, एकता तो होनी चाहिए, नहीं तो लड़ाई दंगे झगड़े यही होंगे। जैसे यूरोप के अंदर जो डाइवर्सिटी आई थी ना, जब यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा असमानता थी और जब इतने ज़्यादा अलग अलग लोग थे, तो वो ना नेशन के लिए थ्रेट बन गई थी, मतलब वो उनके लिए हानिकारक हो गई। तो हमको ये नहीं चाहिए थे। अब रीजनल इशू क्यों आते हैं? रीजनल इशू जो है वो तीन प्रॉपर उससे आते हैं। एक तो क्या है हमारा एडिकेट अटेंशन, जब हमको नहीं मिलती, जब एडिकेट अटेंशन कम होती है, जब किसी रीजन को अटेंशन नहीं दे पाती सरकार या इग्नोर किया जाता है, तब उनके पास आते हैं इश्यूज। और दूसरा क्या है? अकोमोडेशन इन पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो पॉलिसी मेकिंग है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। थर्ड, जब टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो हमारे रीजनल इश्यूज आते हैं। अब जो है एरिया ऑफ टेंशन क्या है? एरिया ऑफ टेंशन से आप क्या समझ रहे हो, मतलब कि प्रॉब्लम की क्या क्या सिचुएशन थी? तो सबसे पहले जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हुआ है पार्टीशन, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया? पार्टीशन। वो सबसे बड़ा क्या था? टेंशन का मुद्दा। फिर डिस्प्लेसमेंट, अब कुछ लोग इंडिया में रह गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो मतलब लोग इधर उधर हो गए, जो कि हो गया डिस्प्लेसमेंट। और क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब हमें पता है कि 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थी, मतलब रजवाड़े थे जो राजाओं के हिस्से बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करा? इंटीग्रेट, उनको मिलाया। और फिर रीजनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि स्टेट्स को क्या किया? रीऑर्गेनाइज, उनकी बाउंड्रीज बांटी गई, है ना। और नागालैंड और मिजोरम में क्या हुआ? सेपरेशन की गई, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या हुआ? सेपरेशन की डिमांड की गई अलग अलग जगह पर। और जो साउथ था ना, जो हमारी इंडिया के जो नीचे का हिस्सा होता है, तो जो साउथ था, द्रविड़ मूवमेंट हुआ साउथ के अंदर। फॉर व्हाट? वो लोग ना ऐसा समझते थे कि हिंदी को हमारे ऊपर दबाया जा रहा है, मतलब हिंदी का दबाव डाला जा रहा है हमारे ऊपर। तो वो लोग अगेंस्ट थे हिंदी के, तो हिंदी के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट होने लग गए साउथ में। और प्रो एगिटेशन डिमांड कहीं और साउथ से नहीं, अलग अलग जगह से डिमांड आ रही थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। और ये लोग जो थे वो नहीं मान रहे थे कि हिंदी एज अ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज लगे, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस तो थे, ये मिले आफ्टर इंटरनल बाउंड्रीज, मतलब जब देशों का बंटवारा, जब स्टेट्स का बंटवारा हो गया अच्छे से, सारी प्रॉब्लम सुलटी, तब जाकर ये चैलेंजेस निपटे। हाँ, अब आगे आते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर की बहुत स्टोरी हमने सुनी भी है, न्यूज़ भी सबने पढ़ी, और आर्टिकल 370 के बारे में मोस्टली लोग जानते ही होंगे आप में से। तो सबसे पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 मिला हुआ था, जो कि उनको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। और वो स्पेशल स्टेटस क्या आता है कि उनको एक ऑटोनॉमी मिलती है। क्या ऑटोनॉमी? कि ना तो वो जो है इंडिया के पार्ट है प्रॉपर तरीके से, ना ही वो पाकिस्तान के साथ अलाय हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही है, उनको ऑटोनॉमी दी गई, बट कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी सम्मान दिया जाए, उनकी भी फीलिंग्स का ध्यान रखा जाए। और जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैसिव वायलेंस उन्होंने जो है फेस करी है। उन लोगों ने क्या फेस करी है? एक्सपीरियंस, जो कि वायलेंस बहुत ही बेहद लेवल पे। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हुए हैं। और उन्होंने क्या फेस किया? टेररिज्म, मतलब टेररिस्ट आते हैं, क्यों? कश्मीर बॉर्डर में क्या पड़ता है? पाकिस्तान, तो पाक से क्या आते हैं? टेररिस्ट, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, कभी पॉलिटिक्स आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी, जैसे पाकिस्तान में था ना, कभी जनरल आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो इसमें भी जनरल तो नहीं आ रहा, बट कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई। तो ये प्रॉब्लम चलती रह रही थी। और लोगों की क्या हुई? मैसिव किलिंग, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, मार कटाई हुई। अब तो आप लोगों पे, आपने मूवी भी देखी होगी कश्मीरी फाइल्स की, कश्मीर पे जो है क्या हालत थी। जब हम थे 12th में तो हमें इतना, मतलब बुक्स के जरिए पता था, लेकिन इतना नहीं पता। अब जब ये मूवीज़ बन रही है, बायोग्राफीज बन रही है, उससे तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हो कि क्या था क्या नहीं था, तो आप रिलेट कर सकते हो, है ना।
और इनोसेंट किलिंग हो रही थी, मतलब जो आम जनता थी, आम आदमी जिनका कोई लेना देना ही नहीं है भाई इन दंगों से, वो भी बेचारे हादसे का शिकार हो रहे थे। और कश्मीरी जो पंडित थे ना, उनको कश्मीरी वैली से निकाला जा रहा था, या तो उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था जबरदस्ती, या फिर उनको वहां से निकाला जा रहा था, जो कि कश्मीरी फाइल्स मूवी में अच्छे से देखा है। और हाँ, एक चीज है, किसी भी मूवी पे आपको अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनकी वो है ना कि उनको अपनी टीआरपी लानी है भाई, उनको अपनी रेटिंग्स बढ़ानी है, तो वो उसमें अपना खुद का मसाला भी डालते हैं मूवीज में। बट हाँ, मतलब कहीं हद तक जो है सच भी होती है चीज़ें, ठीक है। तो इस रीजन ने जो, बैक टू अ पॉइंट, इस रीजन ने 3 कॉम्प्रोमाइजेस करे, 3 कॉम्प्रोमाइज इस रीजन ने झेले। वो 3 रीजन कौन थे? एक तो था जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। इन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस क्या झेले? जम्मू जो रीजन था ना, वहां पर भी जो है टेररिस्ट का हमला बना रहता था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर पे तो जम्मू से भी ज्यादा रहता था, क्योंकि मोस्टली जो मेजोरिटी थी ना वहां पे मुस्लिम्स की थी, और हिंदू जो थे बहुत कम थे, और जो बुद्धिस्ट थे वो बहुत ही हिंदू से भी कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो बुद्धिस्ट मेजोरिटी होने की सॉरी मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से जो पाकिस्तान बोलता था कश्मीर हमारा है। लद्दाख में क्या था? हिंदू तो थे ही नहीं, लद्दाख के अंदर हिंदू तो थे ही नहीं, सिर्फ बुद्धिस्ट थे और मुस्लिम थे, मतलब 50% यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे और 50% यहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे। ओके, डू यू गेट माई पॉइंट? अब रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या आई, ये तो थी बात ओवरव्यू। प्रॉब्लम्स तो हमने कुछ स्पेशल स्टेटस वाले में भी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, लेकिन रूट जड़ क्या थी? तो जड़ ये थी कि 1947 में जो है, जब जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, रजवाड़ा हुआ करता था, तब उन्होंने मना कर दिया था कि ना हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, ना हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट बनाइए, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बोला था कि कश्मीर हमारा है, तो इसी वजह से जो है इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशन यहाँ से आ गया था, और इसको बोला गया था कश्मीरियत। तो अक्टूबर 1947 में जो है पाकिस्तान के अंदर, मतलब पाकिस्तान वालों ने कश्मीर के अंदर इनफिल्ट्रेट्स भेजे। इनफिल्ट्रेट्स कौन होते हैं? जासूस, ठीक है, जासूस भेजे गए इसके अंदर कि कैप्चर कर लो जाके कश्मीर को। तो जो कश्मीर के महाराजा थे ना, उन्होंने इंडियन मिलिट्री से हेल्प मांगी, और हेल्प देने के बदले में इंडिया वालों ने क्या किया? उनसे IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो साइन कराया, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेंट्स जो थे, उनका जो इशू था वो UNO तक भी गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था। तो उन्होंने बोला गया, उन्होंने फैसला दिया UNO ने कि पाकिस्तान वाले अपने सारे इन्फिल्ट्रेट जो भी जासूस हैं उनको विड्रॉ करो, मतलब हटाओ, लेकर जाओ यहाँ से। और इंडिया जो है वो अपनी आर्मी या फोर्स जो भी इंडिया ने कश्मीर के बॉर्डर पे लगा रखी है उसको कम करेंगे, क्योंकि अभी कश्मीर प्रॉपर इंडिया का नहीं अनाउंस हुआ है, अंडरस्टैंड। और पब्लिसाइड वॉज टू बी कंडक्टेड, मतलब कि वोटिंग की जाए वहां पे कौन नेता होगा। तो अब क्या डिस्प्यूट्स थे? डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? टेंशन, प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सब होते हैं डिस्प्यूट्स। तो एक था एक्सटर्नल, एक था इंटरनल। आई नो कि आपको पता ही होगा व्हाट इज एक्सटर्नल एंड व्हाट इज इंटरनल, मतलब बाहर का, ये अंदर का। तो बाहर से क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम तो पाकिस्तानी थी कि पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। फिर उन्होंने ट्राइबल इन्वेशन, मतलब अपने इन्फिल्ट्रेंट्स भेज दिए, जासूस भेज दिए 1947 में। फिर पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल जमाने लगे कश्मीर के ऊपर। फिर इंडिया ने क्या किया? उसको इलीगल बोला कि पाकिस्तान नहीं कर सकता भैया ऐसा। तो पाकिस्तान ने डिस्क्राइब कर दिया कि इट इज एज आजाद कश्मीर, कि आजाद करो कश्मीर को, और कश्मीरियत बोला गया उसे। समझ आया? एक्सटर्नल में कुछ नहीं था। तो इंटरनल क्या है? अब अंदर ही अंदर, जब बाहर से इतना कुछ हो रहा है तो अंदर भी तो कुछ तनाव हो रहे होंगे। तो क्या था? स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इंडिया। सबसे पहली बात क्या हिला डुला था? कश्मीर का स्टेटस इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि ना ये इंडिया का हो रहा है ना ये पाकिस्तान का हो रहा है, तो इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, इंडिया में है तो थोड़ा तो हमारे भी आपसी तनाव आएंगे ना, तो स्टेटस में दिक्कत आ रही थी। फिर आर्टिकल 370 और 371 जो है, ऐसा बोला गया कि 370 और 371 जो स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को, ये प्रोवोक करता है 2 अपोजिट रिएक्शन, मतलब बढ़ावा देता है 2 अपोजिट रिएक्शंस को, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये जो आर्टिकल है, कैसे? अब सबसे मेन क्वेश्चन कैसे? तो ये जो आर्टिकल है, एक तो ये अलाउ नहीं करता पाकिस्तान कश्मीर को इंटीग्रेट होने के लिए, है ना, क्योंकि ये जब ऑटोनॉमी दे रहा है उन्हें, एक स्पेशल पावर दे रहा है, एक स्पेशल रूल दे रहा है, तो ये अलाउ नहीं कर रहा है कि कश्मीर हमारे साथ मिलो आके। और 370 में जो ऑटोनॉमी मिल रही है वो इनफ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 3 ग्रेवियंस है। क्या है 3 ग्रेवियंस? वो ये है कि असेशन रेफर टू स्टेट बट नॉट फुलफिल्ड। अब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो कि साइन कराया गया था कश्मीर से राजा के थ्रू, वो साइन तो करा लिया गया बट वो फुलफिल नहीं हुआ अभी तक। जो भी बोला गया था वो मांगे नहीं हुई हैं। फिर ग्रेटर स्टेट इकोनॉमी, इन्होंने क्या मांगा कि हमें बड़ी आज़ादी चाहिए, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है, हमें बड़ी आज़ादी चाहिए, ज़्यादा आज़ादी चाहिए, हम पे कोई अपना दबाव ना बनाए। फिर नॉट सिमिलर एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी जैसा तो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। कहाँ पे? कश्मीर के अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी इंटरनली कश्मीर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स सिंस 1948। तो 1948 से क्या पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर में, ठीक है। तो PM शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर में ना जो स्टेट का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, चीफ मिनिस्टर। बट यहाँ पे जो है PM बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? PM।
है प्राइम मिनिस्टर। तो शेख अब्दुल्ला जो था पीएम था और इसने इनिशिएट किया लैंड रिफॉर्म्स वगैरह और अलग अलग बेनिफिट जो कि आम जनता के लिए होंगे, जिससे क्या हुआ डिफरेंस बढ़ गए उसके बीच और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की उनके बीच। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया 1953 में, और किसको डिसमिस कर दिया, शेख अब्दुल्ला खान को, और इसको डिटेंशन में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया। ठीक है, कैद कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला खान के बाद कोई और पार्टी आई और उन्होंने सपोर्ट एंजॉय किया, लेकिन उनका ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं। फिर 1953 से 74 के बीच क्या हुआ, कांग्रेस ने बहुत इन्फ्लुएंस किया जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को। कांग्रेस जो है शेख अब्दुल्ला खान के साथ जो है संगठन बनाने लग गई। ठीक है, 1974 में ये यहाँ का सीएम बना, और जो था 1965 में ये चेंज हुआ कि जो पीएम बोल रहे थे ना ये स्टेट के हेड को, प्राइम मिनिस्टर, उसको अब से ये चीफ मिनिस्टर बोला करेंगे। ये चेंज लाए ये लोग कब, 1965 में। अब गुलाम मोहम्मद सदीक बना यहाँ का फर्स्ट सीएम। ठीक है, जब सीएम से पीएम बना तो फर्स्ट सीएम कौन बना था, गुलाम मोहम्मद सदीक, और जो कि था कहाँ का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इससे रिलेटेड इस वाली जो है ना ज़्यादा उससे रिलेटेड पेपर में तो आता नहीं है, तो मैंने ब्रीफली नहीं लिखा। इफ़ यू वांट तो मैं बुक से करा दूंगी, जैसे मैं बोलती आई हूँ। इफ़ यू वांट तो कमेंट कर देना। हाँ, अब रिवॉल्ट्स के बारे में देखते हैं कि क्या लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्या दंगे फिसाद हुए हैं। तो क्या हुआ कि इंसर्जेंसी एंड आफ्टर, इंसर्जेंसी का मतलब होता है रिवॉल्ट। ठीक है, तो रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, 1987 में जो है असेंबली इलेक्शन हुए, जिसके अंदर विक्ट्री हुई फारूक कौन था, जो थे ना वो शेख अब्दुल्ला खान, उनका बेटा था फारूक, उसकी विक्ट्री वो जीत गया, और उसने कांग्रेस के साथ जो है अलायंस बनाई हुई थी, ये दोनों मिलकर जीते। फिर उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्राइसिस मतलब पॉलिटिकली उतार चढ़ाव आ गया या फिर गिरावट आ गई पॉलिटिक्स में। ठीक है, चढ़ाव आई नहीं, गिरावट आ गई, जिससे क्या हुआ, कश्मीर में जो है इंसर्जेंसी बढ़ गई। इंसर्जेंसी मतलब रिवॉल्ट्स बढ़ने लग गई और डिमांड करने लग गए कश्मीर वाले कि हमको क्या चाहिए, सेपरेट कश्मीर को अलग करो, कश्मीर को मर्ज करो पाकिस्तान के साथ, और जनरल ऑटोनॉमी दो। ऐसी 3 तरीके की डिमांड आने लग गई, जो कि, और ये जो डिमांड लोग कर रहे थे उनको सपोर्ट कहां से मिल रहा था, उनको सपोर्ट सारा मिल रहा था पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो चाहता ही ये था, तो डिमांड वालों को सपोर्ट कौन दे रहा था, पाकिस्तान। ठीक है, जिससे क्या हुआ, मैसिव वायलेशन हुई। हाँ, मैसिव वायलेशन होने लग गई, बहुत ज़्यादा तादाद में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने लग गए। फिर इलेक्शन हुए 2002 के अंदर, तो नेशनल कांग्रेस फेल हुई और रिप्लेस बाय कोलिजन गवर्नमेंट पीडीपी। जब इलेक्शन हुए 2002 में, जो नेशनल कांग्रेस थी वो हार गई और एक कोलिजन गवर्नमेंट आई पीडीपी। ओके, नाउ 2002 और उसके बाद क्या, 2002 में मुफ्ती मोहम्मद एक रूलर आया जो कि 3 साल उसने रूल किया। फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद आया, जो कि इम्पोज हुआ जुलाई 2008 में। ठीक है, और 5 अगस्त 2019 में विड्रॉ किया गया आर्टिकल 374 जम्मू कश्मीर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सब ध्यान दे लो कि 5 अगस्त 2019 के अंदर ये पेपर में एमसीक्यू आता है सीधा 1 नंबर का, कि कब आर्टिकल 370 हटा, सीवीटी में भी आ जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीवीटी प्लस बोर्ड्स की आर्टिकल 370 जो है 5 अगस्त 2019 को हटा। ठीक है, अब पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। ये तो था कश्मीर की कहानी, अब पंजाब की कहानी। तो पंजाब जो है वो पंजाब से हमारे बने हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, एज वी ऑल नो। और 1966 में जो है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है इसका। हाँ, और अकाली दल एक बना था पंजाब के अंदर, एक दल बना, संगठन बना 1920 के अंदर, जो कि एक पॉलिटिकल विंग था सिख का, मतलब सिख लोगों का एक संगठन था। ठीक है, एक दल था जिसको बोला गया अकाली दल, जिन्होंने पंजाबी सूबा की वो करी फॉर्मेशन। अब अकाली दल जो था वो केम इनटू पावर इन 1967, और फिर 1977 के बाद जो है गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया था कि थ्रू द मिडवे, बीच में से ही इनको अकाली दल को हटा दिया था। जो अकाली दल वाले लोग थे ना, इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला हिंदुओं के बीच, क्योंकि ये लोग क्या थे, सिख संगठन था ये, तो इस सिख लोगों को इकट्ठा करते, तो इनको हिंदुओं में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, और कांग्रेस जो थे उन्होंने ज्यादा वोट कहाँ से लिए, और कांग्रेस तो चालाक थी क्योंकि इंदिरा गांधी जी हमारी बहुत ही होशियार प्राइम मिनिस्टर थी। तो कांग्रेस ने, जब सिखों की बात हो रही थी, तो कांग्रेस ने हिंदुओं को अपना टारगेट बनाया, और सिख को तो बनाया, और फिर दलित लोगों को अपना बनाया, फिर अकाली दल वाले लोगों को भी थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाने कांग्रेस ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो रेजोल्यूशन एक पास हुआ, क्या रेजोल्यूशन था, इन अनंतपुर साहिब 1973, अनंतपुर साहिब के अंदर 1973 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। वो रेजोल्यूशन क्या था, ऐसे ये था कि रीजनल ऑटोनॉमी दी जाएगी पंजाब को, और एक ढंग का सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक अच्छे से रिलेशनशिप बनाया जाएगा, गुड रिलेशन। ओके, और डोमिनेंस जो था वो सिख का रहेगा पंजाब के अंदर, एंड इट ऑल्सो इंटरप्रेटेड सेपरेट सिख नेशन। और इन्होंने रिजोल्यूशन में क्या बोला कि हमको क्या चाहिए, सेपरेट सिख नेशन, एंड इट वॉज द ग्रास रूट फॉर द डिमांड ऑफ खालिस्तान। ओके, तो खालिस्तान की डिमांड जो है इधर से आनी शुरू हो गई। अकाली दल जब डिसमिस हुआ था 1980 में, तो बहुत सारी मूवमेंट्स चली थी, और मूवमेंट्स क्यों हुई थी, क्यों कि जो वाटर शेयरिंग हो रही थी पंजाब और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तो इनके बीच जो वाटर शेयरिंग को लेकर, नदी के पानी को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब यहाँ से डिमांड हो रही थी क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। अब आती है साइकिल ऑफ वॉलेशन, लड़ाई दंगे की साइकिल कैसे शुरू हुई। तो ये कहानी है, अच्छे से सुनो, और ईजी भी है और पेपर में आती भी है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट है तो सुन लो। तो लीडरशिप जो थी अकाली दल की चल रही थी, और अकाली दल जो है बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पे आर्म्ड फोर्स इंसर्जेंसी मतलब रिवॉल्ट की तैयारी, लड़ाई दंगे की तैयारी कर रहा था बहुत ज्यादा गंदे लेवल पे। तो गोल्डन टेम्पल जो है ना,
सिद्ध मंदिर, सॉरी मंदिर, जो वो है ना गोल्डन टेम्पल, वो अमृतसर के अंदर है और सिखों का बहुत ज्यादा पवित्र स्थल है। उसको इन लोगों ने क्या किया था, एक मिलिटेंट हेडक्वार्टर बना के रख दिया था और उसको आर्म्ड फोर्ट्रेस बोला गया था, मतलब ऐसा किला जहाँ पे हथियार हो। तो फिर सरकार को ये पता चल गया, सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार बनाया 1984 जून के अंदर, ताकि इन सब लोगों को वहां से हटाया जाए। और गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल भी रही, उन्होंने सक्सेसफुली हटा दिया सारे मिलिटेंट्स को। लेकिन उससे क्या हुआ, हिस्टोरिकल जो टेम्पल था सिखों का, जो था गुरुद्वारा, वो डैमेज हो गया और काफी हद तक डैमेज हो गया, जिस वजह से सिखों की जो सेंटिमेंट्स थी वो हर्ट हुई। ठीक है, सिखों को बुरा लगा कि उनका जो है गोल्डन टेम्पल ऐसा हो गया। इस वजह से मैसिव वायलेंस हुई बहुत ही ज्यादा। तो क्या हुआ, असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर 1984 में, जो कि असैसिनेशन मतलब होता है कि मर्डर ही मान लो। ठीक है, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, मर्डर किया गया कब, 31 अक्टूबर 1984 को। और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इनका मर्डर हुआ था, जो कि इन्हीं के बॉडीगार्ड ने किया था और वो भी सिख कम्युनिटी का था, इसीलिए वो बॉडीगार्ड सिख कम्युनिटी का था। अब सिखों को तो हर्ट हुए ना उनके सेंटिमेंट्स, तो उसने उनका बदला लेने के लिए उनका असैसिनेशन कर दिया, गोली मार दी, बॉडीगार्ड नहीं। आयरनी हो गई ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 2 के सिख वर किल्ड इन द कैपिटल, मतलब दिल्ली के अंदर 2000 से सिख, अब इंदिरा गांधी का बदला लेने के लिए अब हड़कंप मच गया है, अब इंदिरा गांधी का बदला लेने के लिए सब उठ गए हैं। तो 2000 से ज्यादा सिखों की किलिंग हो गई, विच वॉज वेरी ब्रूटल एंड नॉट एक्सेप्टेबल। और क्या हुआ, और भी स्टेट्स में जो है किलिंग हो रही थी, दिल्ली में सबसे ज्यादा हुई, और भी बाकी स्टेट्स में किलिंग हो रही थी और इतना बुरा हाल था। इसमें भी मैं एक मूवी बता दूं, जैसे लाल सिंह चड्ढा देखी होगी अगर मूवी, तो उसके अंदर सीन है कि कैसे जो है बहुत गंदा हाल चल रहा था, कैसे मार हो रही थी ना, मतलब बोल भी नहीं सकती, बहुत बुरा हाल था। ठीक है, तो इमोशनल एंड फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था लोगों का, जो सिख समुदाय है उन लोगों का बहुत ज्यादा इमोशनल और पैसों में भी लॉस हुआ था। फैमिलीज ने अपने मेल मेंबर्स खो दिए थे, किसी के परिवार बिछड़ गया, किसी की पूरी फैमिली खत्म हो गई है, बहुत गंदा हाल हुआ था। और ना सरकार ने उस पर कोई ज्यादा एक्शन भी नहीं लिया, एक्शन लिया बट ज्यादा इफेक्टिव नहीं था वो। और जो उसके 20 साल बाद जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने एक्सप्रेस किया रिग्रेट ओवर किलिंग और अपोलोजाइज किया सारे एंटी सिख वायलेंस के लिए। ठीक है, अब रोड टू पीस क्या था, 1984 में इलेक्शन जब हुए तो राजीव गांधी जो थे वो हमारे पीएम बन गए। राजीव गांधी ने एग्रीमेंट किया अकाली दल के साथ, जिसको अकाली दल के साथ 1985 में, और अकाली दल के हेड के साथ कहता तो उसको बोला गया राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपका 4 नंबर तक का। ठीक है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको अकॉर्ड के बारे में लिखना होगा। तो अकॉर्ड में क्या बोला गया था, इन्होंने बोला था कि चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाए, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। ठीक है जी, दे दिया। फिर सेपरेट कमीशन बनाई जाए बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के, जो भी बॉर्डर की वजह से जो आपसी तनाव होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अलग से कमीशन बनाई जाए। ठीक है, पंजाब हरियाणा के बीच। फिर एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाए, जो रावी बीज रिवर है ना, रावी बीज, उसके पानी के शेयरिंग को लेकर एक ट्रिब्यूनल सेट किया जाए पूरा अच्छे से पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच। और कंपनसेशन दिया जाए उन लोगों को, मतलब पैसे वगैरह से हेल्प की जाए उन लोगों की जिनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जो है मिलिटेंसी जो इस बीच हुआ था वायलेंस उसमें अफेक्ट हुए हैं, उस बीच चल बसे हैं। और विड्रॉ किया जाए एप्लीकेशन ऑफ आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट, जो कि पंजाब के अंदर चल रहा था, जितनी भी मारपिटाई चल रही थी, और एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर जो लगाई गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह के टाइम, ये सब हटाई जाए। तो ये थी आपकी स्टोरी पंजाब की। आई होप आपको क्लियर हो गई हो, नहीं हुई तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या था, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं और उनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो इंडिया की ओनली 4% जो पॉपुलेशन है, इंडिया की 4% पॉपुलेशन इंडिया की यहाँ पे रहती है। और जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा बॉर्डर अपना शेयर करता है चाइना के साथ, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे, क्योंकि ये सारी साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज थी उसमें से नागालैंड बना 1963 में और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बना 1962 में। और पार्टीशन जब हुआ था तब इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। तो इन लोगों ने क्या सफर किया है कि इन लोगों ने नेग्लेक्टेड, मतलब इग्नोरेंस इन्होंने फील करी है। ठीक है, इनको इग्नोर किया जाता था। यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए थे, मतलब पॉपुलेशन वगैरह में और भी चेंजेस हुए थे, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत आ रहे थे। जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला सीन चल रहा था ना, बांग्लादेश वाला, तो जो बांग्लादेश वाले थे ना वो भाग भाग के यहाँ पर आके माइग्रेट हो रहे थे, तो इनको यहाँ से प्रॉब्लम हुई, बैकवर्ड रह रहा था। क्योंकि और जो था ना इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत है, अभी हमने देखा किस किस से ये बॉर्डर शेयरिंग करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो जो था वो बहुत ज्यादा वीक था, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। और इनको भी डिमांड थी कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है, और इनको डिमांड, ऑटोनॉमी क्या होती है, फ्रीडम, और कोई हम पे इंटरफेयर ना करे। और फिर इनको चाहिए मूवमेंट फॉर सक्सेशन, इनको चाहिए अपोजिशन टू आउटसाइडर भी ना आए इनके अंदर। ठीक है, और इनको सेपरेट भी किया जाए, मूवमेंट फॉर सक्सेशन में ये था कि इनको सेपरेट किया जाए। तो अब पहले हम बात करते हैं कि ऑटोनॉमी की, अच्छे से अब इन तीनों को हम पढ़ते हैं डिमांड्स को। तो ऑटोनॉमी में क्या था, तो 2 चीज थी, एक थे असमीज और एक थे नॉन असमीज। तो असम में असमी भी थे और नॉन असमी भी थे, जैसे दिल्ली में कुछ दिल्लीइट्स होंगे, कुछ नॉन दिल्लीइट्स होंगे, जो अब जब सालों सालों रहेंगे तो बन जाएंगे। तो ना नॉन असमी को ऐसा लगता था कि जो असम वाले ना वो असम की लैंग्वेज को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर, हम क्यों करें इनकी लैंग्वेज फॉलो। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया और बहुत सारी स्ट्राइक्स भी करी। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी
उनको सेपरेट होना था असम से। तो ईस्टर्न ट्राइबल यूनियन ट्रांसफर्ड हुई इनटू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑल पार्टी लीडर फॉर कॉन्फ्रेंस इन 1960। मतलब जो ईस्टर्न एरिया के जो ट्राइबल थे ना, उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई और उसको इसको तब्दील बदल दिया इनटू अ कॉन्फ्रेंस इन 1960। और रीऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट की जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुई इन 1972, कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन हो चुकी थी। आप आई होप ऑटोनॉमी समझ आ गया होगा, वही कि इनको अपना अलग सेपरेट की डिमांड थी और अलग होना था और अलग पावर चाहिए थी। अब सक्सेशनिस्ट मूवमेंट क्या था? तो जो मीजो हिल्स एक एरिया है, ठीक है, जहाँ जिसको ऑटोनोमस सेपरेट और एक अलग पावर वाला डिस्ट्रिक्ट बनाया गया असम के अंदर। मीजो बिलीव करते थे कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, और मीजो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला इस बात को लेकर। और ग्रेट फेमाइन आया 1959 में, मतलब कि बहुत तनाव वगैरह आए, मैसिव क्राइसिस तनाव वगैरह आए 1959 में मीजो हिल्स के अंदर। और गवर्नमेंट ने क्योंकि फेल कर दी, बहुत ज़्यादा तनाव आया 1959 में मीजो हिल्स में, और गवर्नमेंट जो है फेल हो गई उनको टाइम से रिस्पॉन्स करने के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो मीजो है उन्होंने और ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त किया लोगों का। और मीजोस का जो था गुस्सा वो एंगर में बदल गया, एंगर जो था वो एक वो तब्दील हो गया पार्टी में। अब इसमें क्या होता है, गुस्सा तब्दील होता है पार्टीज में। अब वो पार्टी बना रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो एमएनए बनी मीजो नेशनल फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा। तो इन मीजोस का जो लीडर था वो कौन था? लाल डेंगा। 1966 में जो मीजो नेशनल फ्रंट था, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया इंडिपेंडेंस के लिए, और इन्होंने गुरिल्ला वॉर मतलब लड़ाई जंग लड़ी, ठीक है, कि इनको, और इस वॉर को जो है सपोर्ट मिला पाकिस्तान से। कश्मीर वालों को भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इनको भी पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में कुछ भी चलो, पाकिस्तान को अपनी एंगल देनी है, ठीक है। तो कॉमन पीपल जो थे वो विक्टिम बने, एज ऑब्वियस इनोसेंट किलिंग ही होती है, हर कुछ भी लड़ाई हो फंसता कौन है? आम आदमी। यहाँ इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी कि एयर फोर्स का भी यूज किया गया था उस लड़ाई के अंदर। 1986 के अंदर जो है फिर एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डेंगा। तो ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट। फिर नागालैंड में क्या हुआ? नागालैंड में थे अंगामी जापो फिजो, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ द नागास डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया वे बैक इन 1951 में जो नागालैंड के जो लोग थे उनको सेपरेशन चाहिए थी इंडिया से, ठीक है। नागा नेशनल काउंसिल बनी और उन्होंने आर्म स्ट्रगल किया फॉर सोवरेनिटी ऑफ नागास, की हमको आज़ादी चाहिए और बिल्कुल अपने खुद के अधिकार, लॉ सब अपने अलग चाहिए, सब एक इंडिपेंडेंट हमको बनना है। तो मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर क्या था? मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर ये था कि मैंने वैसे ही बताया कि जब बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश से बहुत सारी बंगाली मुस्लिम उठकर कहाँ गए? माइग्रेट होकर आ गए हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो उन लोगों के क्या हुआ, इतना ज़्यादा हो गया कि जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे ना, जो ओरिजिन वाले लोग थे, वो कम होने लग गए, वहाँ पे माइग्रेट ज़्यादा रहने लग गए। तो नॉर्थ ईस्ट ने फेस किया, और ये मूवमेंट चली 1979 से 1985 के बीच, और ये इस मूवमेंट को पॉलिटिक्स में भी लेके गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसा बोला गया कि ह्यूज नंबर, बहुत बड़े तादाद में, संख्या में इलीगल बंगाली मुस्लिम आ रहे थे कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर, जिससे इंडिजीनियस लोग तो खत्म ही हो गए। जो ओरिजिनल लोग थे वो तो भैया अब इतने काउंटिंग में रहे नहीं, जिससे क्या हुआ, अब वो रह रहे तो लैंड भी तो यूज होगा, जमीन की कमी पड़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट पड़ गया, काम धंधे वो ले रहे हैं अब सारे, अब हमारा क्या होगा? और तो इससे क्या हुआ, सारे असम के बच्चों ने क्या किया? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये जो पार्टी थी सिर्फ स्टूडेंट्स की थी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। 1979 में इन्होंने एंटी फॉरेन मूवमेंट चलाया, ठीक है। 6 साल बाद राजीव गांधी जी ने इनके साथ साइन किया अकॉर्ड 1985 में विद AASU कि कोई भी नॉन इंडिजीनियस जो पीपल होगा, जो भी आइडेंटिफाइड या फिर जो नॉन इंडिजीनियस पीपल होगा, जो वहाँ का ओरिजिनल नहीं होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको वापस भेजा जाएगा। और प्रॉमिस किया कि ये जो प्रॉब्लम है फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम, इसको वो ठीक करेंगे, एज वेल एज असम को दोबारा से गोल्डन असम बनाया जाएगा। अब है अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ नेशन का? रीजनल एस्पिरेशन जो है, जो मैंने रीजनल एस्पिरेशन का मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। और डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन रेदर देन सेपरेशन। जब डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? नेगोशिएट होना चाहिए। एक को बात समझाओ, दूसरे को समझाओ, मतलब बहसबाजी करके बात समझ लो, किसी को सेपरेशन मत करो, किसी को दबाओ मत, ठीक है, नेगोशिएट कर लो आपस में। द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग जो होनी चाहिए वो जो है ना ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है पावर शेयरिंग। रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो डेवलपमेंट होती है उसमें इम्बैलेंस है, मतलब डेवलपमेंट जो है किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है, जो कि पैदा हो गई थी कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। उनको लगने लग गया था ना, क्योंकि वो डेवलप नहीं थे तो उनको सेपरेट फील होता था, बैकवर्ड हो गए थे वो। तो ये नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस तो होने नहीं चाहिए। और फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट। फेडरल सिस्टम सबको पता है ना कि पावर जो है स्टेट, सेंटर और लोकल में बांट रखी है, अलग अलग पावर, सबसे ज़्यादा पावर सेंटर के पास होती है, ये फेडरल सिस्टम होना चाहिए और यही रहता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशन। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, फुल चैप्टर है क्योंकि लेंथी चैप्टर और वीडियो आने में टाइम भी लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी इशू हो, क्वेरी हो, या मैंने कुछ गलत बोला तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और ना इस चैप्टर का जो नोट्स है पूरे, इसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।